जिस तरीके से चुनाव इस वक्त चल रहा है, परसेंटेज जो है वो 64 के पार भी हो सकता है और हो सकता है 64 के पहले ही ये कांटा रुक जाए, क्योंकि पिछली बार 64% मतदान हुआ था। जी, मेरे साथ राहुल श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, अभिलाष वाजपेयी हैं। मैं सीधा पहले रुक करूंगा अभिलाष का। अभिलाष, इस वक्त वोटिंग जारी है, किसानों के मुद्दे पर संकल्प पत्र, वचन पत्र, उन्नत विधान, ये सब जारी किए हैं पार्टियों ने। किसान निकल रहे हैं। 1 बजे तक की अगर बात की जाए तो 35% वोटिंग हो चुकी है। क्या लग रहा है आपको, कहां तक ये परसेंटेज जाने वाला है? क्योंकि पिछली बार 64% मतदान हुआ था। जी आदित्य, देखिए जिस तरह से अभी तक 1 बजे तक के आंकड़े आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, कि वहां पर लगभग 35% वोटिंग हो चुकी थी और ऐसा माना जाता है कि 2 बजे के बाद ज्यादा वोटिंग होने की आशंका होती है। तो हर बार जैसे पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा था, लोग घरों से निकल रहे थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो महिलाएं लगभग घर का काम करने के बाद दोपहर बाद ही वोट डालने के लिए निकलती हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि 64% का आंकड़ा निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस बार पार करेगा। भले ही वो 2-4% ऊपर जाए, लेकिन जो अभी तक हमारी और लोगों से भी बात हुई है, कई एक्सपर्ट यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमारी बात हुई है, तो उन लोगों से सभी से इस तरह की चर्चाएं सुनने को मिली है। उनका कहना है कम से कम ये मान लीजिए 68 से 70% तक वोटिंग यहाँ पर हो सकती है। जी, मेरे साथ राहुल श्रीवास्तव, अब उनका रुख करना चाहूंगा। राहुल, मुद्दों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए बहुत कुछ कहा गया है। कोई दल कहता है अपने घोषणा पत्र में कि वो उनके कर्ज माफ कर देगा, बिजली के बिल आधे कर देगा। एक दल कहता है कि नहीं, हम आपको गन्ना भुगतान 14 दिन में कर देंगे, बीजेपी ने कहा, और समाजवादी पार्टी कहती है हम 15 दिन में आपका जो गन्ना भुगतान है वो कर देंगे। वहाँ पर जो गन्ना किसान हैं ज़्यादा हैं, और ऐसे में जब किसान निकल रहा है घरों से, युवा निकल रहा है घरों से, क्योंकि रोजगार की बात भी की गई है सभी की तरफ से घोषणा पत्रों में। बीजेपी कह रही है हम 5 लाख देंगे रोजगार, वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है हम 1 करोड़ सृजित करेंगे रोजगार। वहीं अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो वो अपने घोषणा पत्र में साफ तौर पर कह रहे हैं कि 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। ऐसे में युवा किस सोच के साथ बाहर निकल रहा है और किसान क्या कुछ दिमाग में रख के बाहर आ रहा है वोट डालने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हुआ है, आज पहले 11 दिन के मतदान हो रहा है। निश्चित तौर पर तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ब्रज क्षेत्र है, जहां पर ये मतदान की प्रक्रिया सुबह से शुरू हुई है। कई मुद्दे हैं, कई मुद्दों को लेकर जो तमाम नेता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, उन्होंने जनसंपर्क किया है। बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काफी कई मत से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कई तीखे प्रहार भी किए हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम मुद्दे हैं। किसान दिल्ली पर काफी लंबे समय तक घर में बैठे थे, कई किसानों की इसमें मौत भी हो गई थी। तो ये तमाम मुद्दे हैं, जब किसान वोट करने जाएगा तो इन तमाम मुद्दों को अपने जहन में रखेगा। इसके अलावा हर पार्टी ने गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान था उन्होंने कर दिया है, लेकिन सच्चाई क्या है वो गन्ना किसान ही जानते हैं। और जब वो वोट करने जाएंगे तो उन तमाम चीजों को जहन में रखेंगे, वो डाल रहे हैं। एक लड़ाई है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश जहाँ चुनाव खत्म रहेगी, वहां पर वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जनता उत्तर प्रदेश के किसानों का मुद्दा सबसे अहम है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है जयंत चौधरी का चुनाव है, जब आरएलडी के जो चीफ है जयंत चौधरी, वो पहली बार मैदान में, अभी तक अजीत सिंह इसकी कमान संभालते थे, लेकिन अब जयंत चौधरी ने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि उनका काफी दबदबा है आरएलडी का, उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की है, रैली की, तमाम बार उन्होंने बीजेपी शासन निकाला साधा है। तो मुद्दों को लेकर मतदान करने जाकर बड़ी है। ठीक है राहुल, आखिर को जीत रहे हैं। ठीक है राहुल, अभिलाष का रुख कर लेते हैं। अभिलाष, अब मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और मुजफ्फरनगर को एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी कहा जाता है। यूं कह लें कि मिठास घोलने का काम करते हैं मुजफ्फरनगर वासी जो वहां के हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत होता है। गन्ना किसानों को अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले तक अगर देखा जाए
कि किसानों ने रैली, माफ कीजिएगा, धरना प्रदर्शन किया था उन्होंने, जब वो कृषि बिल वापस होने की बात कर रहे थे। बीजेपी कह रही है जब कृषि बिल जो है वो हमने वापस ले लिया उसके बाद ये कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन विपक्ष लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रहा है कि किसान आपसे नाराज है। ऐसी स्थिति में आपने लोगों से भी बात की है, क्या कुछ लग रहा है आपको कि लोगों का क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है? क्या वो इस कृषि बिल वापस होने के बाद उनके जहन से मुद्दा हट गया है और अब वो पहले की तरह ही वोट कर सकते हैं? जी देखिए, आपको बता दें आदित्य जी, जैसा कि यहाँ पर मेरी लोगों से भी बात हुई है, जो आंदोलन उन्होंने कृषि बिल के खिलाफ किया था, वो आंदोलन कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, बल्कि कई महीनों तक वो सड़कों पर बैठे रहे थे। और निश्चित तौर पर आपको बता दें, इस दौरान कई किसानों की मौत भी हुई थी, कई तरह की समस्याएं उनको झेलने को मिली थी। और आपको बता दें कि जब इन सब चीजों को देख लिया सरकार ने कि वो किसान किसी तरह से मानने वाले नहीं है, तब जाकर उन्होंने कहीं ना कहीं पीछे हटकर इन बिल को वापस लिया है। तो आप यकीन मान लीजिए कि जैसा कि मेरे यहाँ पर अगर हम ये कहें कि मेरी 10 किसानों की बात हुई है, तो उसमें से 9 किसान वो यही बोल रहे हैं कि वो किसान आंदोलन किसी तरह से नहीं भूल पाए हैं, और वो निश्चित तौर पर ये मान रहे हैं कि अगर दोबारा सरकार बनेगी, दोबारा जो केंद्र में फिर से अगर ये सरकार आती है, राज्य में आती है, तो निश्चित तौर पर उनके हितों में काम नहीं करेगी सरकार। तो इसलिए उनके मन में अभी भी ये दर्द है, जो उन्होंने सड़कों पर बैठ कर आंदोलन किया था, जो उन्होंने वहां पर दर्द झेला था। तो निश्चित तौर पर ये वोटिंग पर जो आज यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही है, इसका असर देखने को मिलेगा। और आप ये यकीन मान लीजिए कि इसका असर भाजपा के विपक्ष में ही ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। राहुल है मेरे साथ। राहुल, आपका रुख करना चाहूंगा कि हर पार्टी ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। बीजेपी की बात करें तो 80-20 की बात करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अखिलेश यादव साफ तौर पे जिन्ना का जिन्न बाहर ले आते हैं, उस पर योगी जी गन्ना ले आते हैं, जिन्ना वर्सेस गन्ना हो जाता है। उसके बाद एक पोस्टर जो है उसको जारी किया जाता है, इसमें गन्ने में बहुत सारी उपलब्धियां बताते हैं योगी आदित्यनाथ, और उस गमले को पानी दे रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं जिन्ना है तो उसमें अखिलेश पानी दे रहे हैं, ऐसा पोस्टर लॉन्च होता है। और फिर जिन्ना और गन्ने की लड़ाई शुरू होती है। फिर अखिलेश यादव चिरंजीवी बता देते हैं, निशाना साधते हैं योगी जी पर। फिर उसके बाद पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। तो जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश है वो लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करने की कोशिश होती रही, यूं कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश होती रही। क्या लग रहा है, पार्टियां ध्रुवीकरण करने में कामयाब होती आपको दिख रही? जानना चाहिए, कहना चाहिए था, लेकिन सभी जानते हैं, किसान जानते हैं कि पार्टियां पहले तो वादा कर लेती है कि उससे पहले कि वो उनके जवाब वो माफ कर देंगी, वो माफ कर देंगी, बिजली माफ कर देंगी, लेकिन सरकार बनने के बाद ऐसा होता नहीं है। शायद यही वजह किसान हमेशा थका हुआ तो महसूस करता है। क्या भी शुरुआत में वायदे उन्होंने तमाम किसानों को लेकर, लेकिन तब देखा कि उसकी दाल नहीं कर रही है, तो मामला चीजें वो मुद्दों से हटकर ध्रुवीकरण से चलाएगा। और निश्चित तौर पर तो आपने सही कहा, तो आप मुद्दों पर विकास लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, लेकिन जैसे मतदान के चुनाव पूरा ध्रुवीकरण से जोड़ गया है। हिंदू मुस्लिम की बात, कैराना से पलायन की हिजाब आपने देखा, हिजाब तो वो भी मामला चुनाव में पूछ चुका है। कहीं कहीं चीजें हैं वो मालूम नहीं आगे वो तक पहुंच, तो निश्चित तौर पर मंदिर का तो पार्टियां जाती है कि उनको जनता की पहुंच सकते हैं। यही वजह है, आप प्रचार करने जा रहे हैं गाँव में, उनको वहां से भगाया जा रहा है। जो जागरूक हो चुकी है, जो जनता, गाँव की जनता जागरूक, यही वजह है कि खुद बड़े बड़े नेताओं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गोसारे किसानों के बीच जाना पड़ा, जाट नेताओं के बीच जाना पड़ा, घर घर जाके जनता, क्योंकि इस बार का जो मतदाता है वो बड़ा साइलेंट है, वो न किसी पर अपना विश्वास जता रहा है, ना वो किसी के अगेंस्ट खड़ा है, के जरिए जवाब देना चाहता है। और शायद यही वजह है कि 1 बजे तक 35% का जो मतदान हुआ है, वो निश्चित तौर पर ये मतदान माना जा रहा है कि 70 के आसपास प्रतिशत मतदान होगा। निश्चित तौर पर जब तक मतदान ज्यादा हुआ है
जो सत्ता पक्ष में बैठा होता है उसके लिए चिंता की बात होती है, और शायद यही वजह है तमाम ने और जब दूसरे चरण के मतदान के दिन करीब आ रहे हैं, अब नेता लगातार जाके मुद्दों की बात निश्चित तौर से देखना होगा कि आखिर ध्रुवीकरण का जो मुद्दों क्या है। जी ठीक है राहुल, आपके पास आऊंगा, मेरे साथ अभिलाष भी जुड़े हुए हैं। अभिलाष, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर इस वक्त चुनाव जारी है, वोटिंग जारी है। अगले चरण में 55 सीटों पर होने हैं। पहला चरण बीजेपी के लिहाज से कितना ज़्यादा आपको लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले चरण में सभी दल चाहते हैं कि वो बाजी मारे, जिससे एक अच्छा मैसेज जाए, और ऐसे में समाजवादी पार्टी और आरएलडी जिस तरीके से बीजेपी के सामने खड़े हुए हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई आपको लग रही हैं। हालांकि आज एक बड़ी चीज़ और भी हो गई, बड़ी खबर मिल चुकी है कि जो टेनी है, उनके बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। इसका भी असर देखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए बता दें आपको, जैसा कि 58 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है, और इसमें से लगभग हम बात करें तो करीब 24 से 25 सीटें ऐसी हैं जो जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है, यानी कि वहाँ का जाट वोट है वो निर्णायक वोट माना जाता है, और वहाँ का जो जाट है वो ज्यादातर वहाँ किसान है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको जो किसान आंदोलन है वो सबसे ज्यादा इन्हीं 24 सीटों पर देखने को मिलेगा। जो किसान आंदोलन किसानों ने किया था, जो उनका दर्द है वो इन्हीं 24 सीटों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर बीजेपी को किसी तरह से नुकसान उठाती है तो आप निश्चित तौर मान लीजिए कि पहले चरण पे बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि आपने टेनी मिश्रा की बात की है कि उनके लड़के को जो जमानत मिल गई है, उसमें भी कहीं ना कहीं किसानों की ही बात की, उसने किसानों पर ही गाड़ियां चलाई थी, जिसके बाद किसानों की मौत हो गई थी। और इस बात पे अगर उसको आज जमानत मिली है तो निश्चित तौर पर यह खबर भी अब तक वोटरों के पास पहुंच चुकी होगी, और निश्चित तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि भाजपा जिस तरह से इसका सपोर्ट करती दिखी थी उस समय जब ये घटना हुई थी, तब भी विपक्ष ये बार बार मांग कर रहा था कि कहीं ना कहीं टेनी मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा को इस्तीफा ले लेना चाहिए, लेकिन इस्तीफा नहीं लिया गया था। तो इस पर भी किसान काफी नाराज थे, और यकीन मान लीजिए कि इसका असर निश्चित तौर पे आज के जो वोटिंग परसेंटेज है उस पर पड़ेगा, और भाजपा का कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में डाउन होता नजर आएगा। जी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राहुल, क्या कुछ पहले चरण की स्थितियां साफ कर रहा है? क्योंकि महिलाएं बहुत निकल रही हैं वोट डालने के लिए, आधी आबादी कहते हैं जिसे, युवा भी निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। आप गए होंगे, आपने लोगों से बात भी की होगी, लोग इस बार किस मुद्दे पर ज्यादा जोर दे रहे हैं? क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी ने कैराना को भुना लिया, मुजफ्फरनगर दंगों को भुना लिया था, लेकिन इस बार किस तरीके से, क्या कुछ रणनीति बीजेपी ने अपनाई है ध्रुवीकरण की, वो आपके सामने है, लेकिन लोग किस मन से वोट देने के लिए निकलेंगे? क्या कुछ मुद्दे को दिमाग में रखेंगे? मुद्दों की बात है जो आप डाल रही है, तो सब हमें देखा था कि जब लोग हुआ था उसमें भी इस तरह की देखने को मिली थी। आपसे क्या घर के बाहर निकली है, उसमें चाहे हिंदू महिलाओं की बात है, मुस्लिम महिलाओं की बात करें, तो महिलाएं बाहर निकल के मतदान कर रही है। उनके जहन में एक ही बात है, महंगाई की वजह से कमर तोड़ रही है, चाहे सब्जियों की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, उसकी हादसा से जिस तरह से एक पीड़ित होता नाम कानून व्यवस्था के चलते जिस तरह से पुलिसकर्मी संजय के घेरे में उनके ऊपर हत्या का डर है, ऐसे दाग लगा है। तो तमाम मुद्दे होंगे जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। प्रदेश जो कि काफी संवेदनशील माना जाता है, वहाँ भी कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा है, उसको भी ध्यान में रख के अपने महिलाएं अपने मत का प्रयोग करेंगी। युवा साल में काफी बड़ी बेरोजगार वो अपने मत का प्रयोग करेंगे, किस तरह से ये दिलचस्प होगा, क्योंकि युवा और महिला तो मतदान करती है, जिस तरह मतदान करती है सरकार उसी की बनती है। अब ये देखना होगा कि किन मुद्दों को लेकर, क्या महंगाई के मुद्दों को लेकर या अपने जो महिलाओं की सुरक्षा जुड़ी मुद्दे हैं उनको लेकर मतदान करती है, रोजगार क्या जिस तरह से बेरोजगारी है उसको लेकर मतदान करती है। तमाम चीजें देखने वाली होंगी कि आखिर किन मुद्दों को लेकर यहाँ और युवा अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी हाँ ठीक है, अभिलाष हमारे साथ है, अभिलाष का रुख करेंगे। अभिलाष,
जिस तरीके से 53 पे पिछली बार बाजी मार ली थी, और अगर मेरठ की बात की जाए तो वहां से एक सीट मिली थी समाजवादी पार्टी को और एक सीट मिली थी कैराना से, शामली के कैराना से। बसपा की बात की जाए तो उसको माठ सीट से जीत मिली थी, और आरएलडी की अगर बात की जाए तो बागपत की छपरौली से। ऐसे में बीजेपी का किला ध्वस्त करना, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो पिछली बार था मैं जिक्र कर चुका हूं पहले कि 64% था, और अभी 1 बजे तक 35% वोटिंग हो चुकी है। हालांकि अभी 3 बजे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी आंकड़े फिर जारी किए जाएंगे। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो ऐसा कहा जाता है कि सत्ताधारी दल जो है उसको प्रॉफिट होता है, लेकिन किसानों की कहीं नाराजगी के चलते यही जो प्रॉफिट है अन्य दल को कहीं ना हो जाए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आपने बताया अभी कि पिछली बार सपा और आरएलडी और बसपा सब अलग अलग होकर लड़े थे, इस बार कहीं ना कहीं सपा और आरएलडी का गठबंधन है, तो जहाँ की तय मान लीजिए कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है उसका ज्यादातर फायदा जो है वो सपा और आरएलडी को ही वहां पर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से पहले से तैयारियां कर ली नहीं थी वहां पर पहले से सपा और आरएलडी का ये खास पहले वो किसानों से इस तरह की बात कर रहे थे कि पहले वोट करें उसके बाद फिर वो दूसरा कोई काम करें, तो हमें लग रहा है कि शायद इस चीज को कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जैसा कि शुरुआत बिल्कुल कुल मिलाकर के अभिलाष देखा जाएगा तो हो सकता है कि इसका फायदा समाजवादी पार्टी और आरएलडी को मिल जाए, क्योंकि शायद किसान अगर नाराज हैं, अगर जैसा कि बीजेपी कह रही है कि किसान नाराज बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है आंदोलन वाला, तो ऐसे में बीजेपी को भी फायदा मिल सकता है। अभिलाष आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राहुल श्रीवास्तव आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आज पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है, 3 बजे तक 35% मतदान हो चुका था, और ऐसे में अब देखना यह होगा कि 6 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान बढ़ता है, क्योंकि अगर मतदान बढ़ता है तो फिर फायदा कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को भी हो सकता है और जो विपक्षी दल है उनको भी हो सकता है। ये देखने वाली बात होगी, हमें 6 बजे तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।